चाहूँगा कि थोड़ी बहुत आपकी भी सुन लें। तो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और 1947 में देश आज़ाद होने के बाद में जब सरकार बनी थी तो उस सरकार के अंदर उस समय देश के अंदर जो मौजूद लोग थे उसमें से बहुत लोगों को सरकार में शामिल करा गया था। और जब सरकार चली तो उसके अंदर से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पार्टी से रिजाइन करा, क्योंकि उस समय की कांग्रेस सरकार भारत को लिए नहीं, लालच में गुलामी दास्तान से चल रही थी, भारत की तरक्की नहीं हो इसलिए नहीं चल रही थी। तो उसमें से कुछ लोगों ने उस सरकार से इस्तीफा दिया था, त्यागपत्र दिया था। हम में से कौन बता सकता है किसने त्यागपत्र दिया था? पाठक जी बताएं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हम ताली बजाएंगे। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है? हमारी भारतीय जनता पार्टी में या जनसंघ में किस रूप से उनको जाना जाता है? पवन राठी जी बताएंगे। कश्मीर में जो सिस्टम था उसको खत्म कराने के लिए वो हमारे पहले, बहुत बढ़िया बजाय, ताली बजाएं, वो हमारे पहले राष्ट्राध्यक्ष थे। यानी हमारी जनसंघ की स्थापना जब हुई थी तो वो हमारे राष्ट्राध्यक्ष थे। कुल मिलाकर के अगर हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी तो उसके पीछे मूल विचारधारा क्या थी? राष्ट्रवाद। उसके पीछे मूल विचारधारा राष्ट्रवाद थी, देश हित था। और जो व्यक्ति, जो सरकार देश हित में काम नहीं करी थी, वो सरकार से भी इस्तीफा दे करके, यानी इस पार्टी का अगर जन्म हुआ है तो जन्म ही त्याग से शुरू हुआ है। त्याग, तपस्या और बलिदान भाजपा की है पहचान। तो उसका जन्म ही त्याग से हुआ है। मैं इस विषय पर, उस पृष्ठभूमि पर इसलिए जाना चाह रहा हूं कि हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे जो पहले राष्ट्राध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनको आज तक हम मानते हैं, वो त्याग की मूर्ति थे। और उनका एक ही नारा था जो हमारे बाद में भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार करा, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा। उनका नारा था, एक देश दो झंडे और दो संविधान नहीं चलेंगे, एक देश एक निशान एक झंडा चलेगा। इसको लेकर के उन्होंने पहले से शुरुआत करी थी, जो कि आप सबकी तपस्या के बल पर, आप सबके सहयोग से, हम जैसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने इसमें अपनी आहुति दे करके आज हम वो सपना साकार करा है। और आज जम्मू कश्मीर हमारा है। आज उसके अंदर जो एक झंडा है, एक संविधान है, एक प्रधान है, इसलिए उसको भी हम सब ने, पूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के उसको लागू करा है। उसके बाद 1951 में जब जनसंघ की स्थापना हुई तो हम ये बता सकते हैं कि उस समय कांग्रेस का वोट बैंक क्या था, या कांग्रेस किसको अपना वोट बैंक मानती थी? हम में से कोई बता सकते हैं? मैं सिर्फ इसलिए कि मैं बोलता रहूंगा, आप बोर हो जाएंगे, प्रश्न उत्तर से कुछ जानकारी भी शेयर हो जाएगी। आज उनका वोट बैंक क्या है कांग्रेस का? चलो उस समय नहीं, आज के समय कांग्रेस का वोट बैंक क्या है? हाँ जी, हाँ। एक दूसरा, हमारे राणा जी कह रहे हैं उनके दो ही वोट बैंक थे, दलित और मुसलमान। वो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, वो हमेशा वोट बैंक की राजनीति करते थे, और वो दो वोट बैंक के आधार पर ही कांग्रेस हमेशा आगे बढ़ती रही। इसके बाद सन 1959 नेहरू जी प्रधानमंत्री जी थे, और 1959 से पहले हमारे देश में परिवारवाद नहीं था। अगर परिवारवाद की नींव पड़ी है तो सन 1959 में पड़ी है, जब नेहरू जी ने इंदिरा जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उसकी शुरुआत कर दी और इंदिरा गांधी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। जबकि कांग्रेस में बहुत लोग थे उनसे योग्य थे, लेकिन हम राजनीति में परिवारवाद के खिलाफ हैं।
और कांग्रेस राजनीति में 1959 से ही परिवारवाद में आ गई थी और वो परिवारवाद के ऊपर ही आगे चल रही थी। और 1959 से लेकर के 1966 जब युद्ध हुआ था चीन के साथ, 1962 में युद्ध हुआ था और ताशकंद समझौते के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी को रहस्यमय ढंग से हत्या कर दी। और जब 1966 में ताशकंद में रहस्यमय ढंग से हत्या कर दी गई तो देश के प्रधानमंत्री की समाधि राजधानी में बनती है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की समाधि यहाँ नहीं बनेगी। उस समय की कांग्रेस सरकार ने इस बात का निश्चय किया और उन्होंने समाधि नहीं बनाने का निर्णय लिया। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की धर्मपत्नी जब इस बात के ऊपर अड़ गई और वो अनशन पर बैठी, तब उसके बाद सरकार को झुक करके यहाँ पर उनकी समाधि बना। मतलब मेरा कहने मतलब ये सरकार कांग्रेस जो है हमेशा अपने परिवारवाद के ऊपर ही, अपने परिवार पर ही केंद्रित रही। चाहे कांग्रेस पार्टी के अंदर भी लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, उनकी भी समाधि दिल्ली में नहीं बने, उस पर वो अड़े। इसके बाद 1967 में चुनाव होते हैं और कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण कांग्रेस 16 में से 8 राज्य चुनाव में हार जाती है और सरकार वो चला ही रही है। तो फिर 1971 में वो नारा देती है गरीबी हटाओ। हम सब जानते हैं गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन गरीबों को हटाना उन्होंने शुरू कर दिया और जनता को एक नए तरह के बहका करके वोट लिए और सरकार उन्होंने 40% वोट लेने पर उनकी सरकार बन गई थी। इसके बाद आपको पता होगा 1975 के अंदर क्या लगा था? इमरजेंसी क्यों लगी थी? हमें बताएंगे कोई? 1975 में आपातकाल लगा था, क्यों लगा था? आवाम खिलाफ हो गया था। एक और हाँ, मैं एक जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ी थी और वो धांधली करके चुनाव जीती थी। हाई कोर्ट का निर्णय आया था इंदिरा गांधी धांधली करके चुनाव लड़ी हैं, जीती हैं, और राजनारायण चुनाव जीते थे जिनको धांधली करके हराया गया था। और निर्णय के अनुसार इंदिरा गांधी को वहां से हटना था और इंदिरा गांधी को हटने का मतलब ये था कि देश में उनको प्रधानमंत्री नहीं रहना था। रातों रात लोकतंत्र का गला घोट करके उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। हिंदुस्तान के सभी विरोधी नेताओं को जेल के अंदर ठूस दिया। जबकि इमरजेंसी जो लगती है वो विशेष परिस्थिति में लगती है जब देश संकट में होता है। जब देश संकट में होता है तब इमरजेंसी लगती है, यानी कि विदेशों का अटैक हो गया, उस टाइम आपातकाल होती है, कोई महामारी बहुत अधिक फैल गई। लेकिन सिर्फ एक परिवार को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने इमरजेंसी लगाई और सारे नेताओं को जेल में ठूस दिया। इसके बाद 1977 को सभी विपक्षी दलों ने मिलकर के एक सरकार बनाई, पार्टी बनाई, उसका नाम रखा जनता पार्टी। अब जो मैं एक स्टार्टिंग से कह रहा था श्यामा प्रसाद मुखर्जी से कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही त्याग, तपस्या और बलिदान को लेकर के हुआ है, वहां फिर पार्टी को आवश्यकता होगी देश के लिए हमें अपना सब कुछ न्यौछावर करना पड़ेगा, तो भी करेंगे क्योंकि हमको देश बचाना है। और उस विचारधारा से प्रभावित होकर के जनसंघ ने अपना विलय जनता पार्टी में कर दिया और जनसंघ ने अपना नाम और अपना निशान दोनों को बलिदान दे दिया और वो पूरी तरीके से जनता पार्टी में शामिल हो गए। ये बात किन किन को पता है? राणा जी को, भाई साहब, 4-5 लोगों को पता है। यानी निश्चित तौर पर हमने वहां भी त्याग, तपस्या और बलिदान का जो था वो हमने दिया। जो देश की परिका जो है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही, हम सबसे पहले हमारे लिए राष्ट्र रहा है, पहले देश
फिर पार्टी, फिर हम अपने आप को हम लास्ट में रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का ये मानना है। और वो सिर्फ कहना ही नहीं है,